अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ कॉन्फ्लिक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब जो पहले के लोग थे वो कॉन्फ्लिक्ट को कुछ और मानते थे और अब के जो लोग हैं कॉन्फ्लिक्ट को कुछ और मानते हैं। यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में था क्या और अब क्या है। और अगर आपको डिटेल में इसके नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, वो लिंक को क्लिक करके वहां से ले लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। हाउ कॉन्फ्लिक्ट हैज चेंज्ड ओवर टाइम के 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि 1930 एंड 1940 के दौरान हुआ करता था। सेकंड है ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1940s एंड मिड 1970s के बीच हुआ करता था। और थर्ड है इंटरएक्शनलिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि मॉडर्न व्यू है। ट्रेडिशनल अप्रोच ए कॉन्फ्लिक्ट वाज बैड। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में लोगों को लगता था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बैड है। People believed all conflict was harmful and should be avoided, thinking it would cause problems in organization. तो पहले के लोगों को लगता था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत बुरी चीज है, उसको बहुत बुरा समझा जाता था। लोगों का मानना था कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो वो हार्मफुल होता है और उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। उस वक्त लोग सोचते थे कि कॉन्फ्लिक्ट से सिर्फ फाइट और इशू होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसानदायक करते हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस ये था कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो। सो इस अप्रोच में लोगों को लगता था कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। सोचो एक फैक्ट्री में मैनेजर को लगता है कि अगर वर्कर्स आपस में आर्ग्यू करते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इफेक्ट होगा। जैसे ही दो वर्कर्स किसी टास्क को लेकर आर्ग्यू करते हैं, मैनेजर उन्हें रोकने आता है और उनका झगड़ा बंद करवा देता है। वो ये सोचता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना ही वो बेहतर समझते थे क्योंकि फैक्ट्री को स्मूथली चलने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना बेहतर होगा। लेकिन असल में इस अप्रोच में डीपर इशू को इग्नोर किया जाता था जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। फर्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस व्हेन पीपल डिड नॉट कम्युनिकेट क्लियरली। सो पुअर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनती थी। जब लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते थे या फिर उनकी बात क्लियर नहीं होती थी तो कंफ्यूजन बढ़ जाता था। फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि जो फोन्स थे वो नहीं हुआ करते थे। तो अभी क्या होता है कि अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बात अनक्लियर रह गई तो हम कॉल करते हैं और कॉल करके वो बात को क्लियर करते हैं। पर पहले क्या होता था, फोन कॉल्स भी नहीं थे तो वो बात अधूरी ही रह जाती थी, क्लियर नहीं होती थी। अगर कुछ भी हमको इमीडिएटली कुछ चाहिए तो वो क्लियर नहीं होता था। वो एक रीजन होता था पुअर कम्युनिकेशन का। और एक रीजन देखते हैं, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक अनक्लियर इंस्ट्रक्शन वाला मेमो भेजती है तो एम्प्लॉयज को अपना काम समझ नहीं आता। जैसे अगर एक डिपार्टमेंट को लगता है कि उनका काम है और दूसरे डिपार्टमेंट को लगता है कि वो सेम काम उनका है, तो उनके बीच में क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर एक कंपनी है और उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, तो अगर सपोज एक कंपनी ने कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा है तो एक डिपार्टमेंट को लगता था कि ये काम है उनका है और दूसरे डिपार्टमेंट को लगता था कि यही काम उनका है। तो ये डिपार्टमेंट के बीच एक मिसकम्युनिकेशन बनता था। ओके, ये डिपार्टमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। उनको लगता था कि ये काम उनका है और ये इसको लगता था कि ये काम इनका है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जो भेजा था कंपनी ने वो क्या था, वो सही नहीं था, इसके वजह से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ ओपननेस। People did not share their ideas or opinion openly, leading to misunderstanding. उस वक्त लोग अपने आइडियाज और ओपिनियंस ओपनली शेयर नहीं करते थे जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। जब लोग अपने थॉट्स छुपाते हैं तो टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनती है। अगर समझो हम कुछ भी छुपाने लगते हैं तो उससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और जिससे कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाती है। अभी एग्जांपल देखते हैं, अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयज अपना ओपिनियन शेयर नहीं करता क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसे डांट ना पड़ जाए तो कंपनी एक इंपॉर्टेंट ओपिनियन मिस कर देती है। अगर किसी एम्प्लॉय के पास एक बहुत अच्छा आइडिया होता है लेकिन वो शेयर नहीं करता तो कंपनी इंप्रूवमेंट करने का चांस मिस करती है और ये ओपननेस की कमी कंपनी को और कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है और ले जाती थी। उस वक्त की बात है तो ले जाती थी। पॉइंट देखते हैं, इग्नोरिंग एम्प्लॉयज नीड। When employers did not care about employees' needs like fair pay, good condition, it led to frustration and conflict. एम्प्लॉय की तरफ से अगर एम्प्लॉयज की जरूरतें पूरा नहीं होती थी, जैसे अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग कंडीशन या एप्रिसिएशन, तो वो फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता था। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एम्प्लॉयज को अनफेयर सैलरी मिलती है या कोई रिपीटेटिव या बोरिंग काम या टास्क वो करते करते थक जाते हैं तो नेचुरली वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो आपस में झगड़ने लगते हैं या फिर वो सुपरवाइजर से आर्ग्यू करने लगते हैं जिससे जिससे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है, वो वहां से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
ए कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल, तो लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल है. Conflict is seen as normal and unavoidable part of life, not something good or bad. Different people have different views, so disagreements are expected. Okay, अब जैसे टाइम आगे बढ़ा लोग का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचने का तरीका भी बदलने लगा. 1940s के एंड से लेकर 1970s के बीच लोगों ने ये समझना शुरू किया कि कॉन्फ्लिक्ट एक नेचुरल और नॉर्मल चीज है. हर इंसान का व्यू पॉइंट अलग होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो बनता है. अब कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना जरूरी नहीं समझा जाता था, बल्कि ये माना जाता था कि ये नॉर्मल पार्ट है काम का. लोग ये समझने लगे कि कॉन्फ्लिक्ट ना तो हमेशा नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, बल्कि एक नेचुरल है. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे 1950s के दौरान अगर एक टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है तो नेचुरली टीम मेंबर्स के बीच अलग अलग आइडियाज होंगे. अब लोग कॉन्फ्लिक्ट को एक प्रॉब्लम नहीं समझते थे, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस समझते थे जिसमें लोग अपने आइडियाज के बीच डिफरेंसेस देखते हैं. इस वक्त लोग ये नहीं सोचते कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करो, बल्कि वो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से नया आइडियाज या सोल्यूशन मिल सकते हैं. सो वो ऐसा समझने लगे कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेचुरल है, डिसएग्रीमेंट तो होते रहेंगे. सो उससे अच्छा है कि कॉन्फ्लिक्ट करने से अच्छा है कि उससे एक नई आइडिया नया सोल्यूशन निकालें. सो जब 1940s लेट 1940s एंड मिड 1970 के लोग उसको एक नेचुरल प्रोसेस समझने लगे. शिफ्ट इन थिंकिंग. During this time, people started to accept that conflict happens in every organization. So यहाँ के लोग समझने लगे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता रहेगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. इस व्यू के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट एक इनएविटेबल था, मतलब ये होने ही वाला है, और इसका सोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना सीखना था, ना कि उसे अवॉइड करना. एग्जाम्पल देखते हैं. 1960 तक कंपनीज ये समझ गए थे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट होना एक नॉर्मल प्रोसेस है. मार्केटिंग और सेल्स टीम के बीच नेचुरली डिफरेंट आइडियाज और अप्रोचेस होंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अवॉइड करने की चीज नहीं थी. कंपनी को ये समझ आ गया था कि कॉन्फ्लिक्ट से एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है जो कंपनी के काम को इम्प्रूव करेगा. इंटरैक्शनलिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि एक मॉडर्न व्यू है. ए कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी. This view sees conflict as not just good but essential for an organization's success. It helps improve ideas and performance. अब आज के ज़माने में कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेप और आगे ले जाके देखा जाता है. इंटरैक्शनलिस्ट व्यूज कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये व्यू कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट से हमें आइडियाज और ओपिनियंस ओपनली शेयर करने का मौका मिलता है, जो ओवरऑल ग्रुप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. अगर कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट का चांस ही नहीं होता. ये अप्रोच कहता है कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन स्टैग्नेंट हो जाते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. 1980s में एक टेक्नोलॉजी कंपनी ने ये अप्रोच लिया कि कुछ लेवल तक कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है ताकि क्रिएटिविटी और इनोवेशन हो सके. जब टीम मेंबर्स एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते हैं तो न्यू एंड क्रिएटिव सोल्यूशन निकालते हैं. ये कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी होता है और इससे कंपनी के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो बेटर बनते हैं. सो उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना जरूरी माना जाता था, नेसेसरी. बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम अपना व्यू पॉइंट शेयर करेंगे. व्यू पॉइंट शेयर करने से उनको एक नई आइडिया मिलती है, और नई आइडिया से हम बहुत सारे चीजें इन्वेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट वॉज नेसेसरी. Changing perception. Over time, people started seeing conflict as something that can promote creativity and progress. अब के टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाता है ताकि क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस हो सके. कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना या उसे नेगेटिव चीज समझना अब आउटडेटेड व्यू है. आज एक्सपर्ट ये कहते हैं कि मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक अच्छी बात है. एग्जाम्पल देखते हैं. इन 2000s के टाइम तक स्टार्टअप ने समझा कि जब उनके टीम मेंबर्स अपने आइडियाज के बारे में आर्ग्यू करते हैं तो वो नई और क्रिएटिव आइडियाज निकाल कर आते हैं. जैसे जब लोग डिस्कस करते हैं कि एक नई प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होना चाहिए तो डिस्कशन और कॉन्फ्लिक्ट से ही इनोवेटिव आइडियाज निकलते हैं. इस टाइप का कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कंपनी के लिए प्रोग्रेस और इनोवेशन लगने लगा है. अब वो इनोवेशन और इनोवेटिव प्रोग्रेस लगने लगा है. आपके लिए क्वेश्चन है. इन 1930s व्हाट वाज कॉन्फ्लिक्ट कंसिडर्ड टू बी इन ऑर्गेनाइजेशन. इन 1930s में ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट को क्या समझा जाता था? हार्मफुल, पॉजिटिव या न्यूट्रल? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना.
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से वो लिंक को क्लिक करके ले लेना। थैंक यू।